हेलो एवरीवन। तो आज हमारा एक और नया टॉपिक हम अपना क्लास का देखेंगे। डेली लाइफ में इस चीज से डील करते हैं। पैसा हो गया, रोकड़ा हो गया, इस टाइप की चीजें हम एक लोकल भाषा में बोलते हैं मनी को। तो मनी का सबसे पहला इंटरेक्शन अगर मैं अपना याद करूं तो वो थी जब मैं पहली बार साइकिल स्टोर गया था। तो अब उसमें ये हुआ कि मेरे जो पापा से मैंने बोला कि मुझे ये साइकिल से ज़्यादा एक गियर वाली साइकिल पसंद आ रही है, पर आई घर पे दूसरी वाली ही साइकिल। अब घर में जाके ये सोचा गया कि मतलब मैंने ही सोचा कि क्यों मुझे गियर वाली साइकिल नहीं मिली, क्या मैं अडॉप्टेड हूं। ये एक जनरल हमारा हमेशा हम सोचते ही आते हैं, पर अल्टीमेटली उसका जो रीजन था तो वो मनी से डिराइव्ड था। क्यों? क्योंकि जो बजट प्रोबेबली मेरे पापा ने निकाल के रखा था फॉर द साइकिल, वो एक गियर वाली साइकिल एक्सीड कर रही थी। तो पहला इंटरेक्शन अगर देखें तो मेरा वो रहा है ऑफ नोइंग द वैल्यू ऑफ मनी, कि यार पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ डीटीज को भी कितना, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट मनी हो सकता है, क्योंकि कुछ डीटीज भी को भी एक्स्ट्रा पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो मनी से एसोसिएट करती हैं। अगर उनकी ज्यादा पूजा करोगे तो आपके घर में मनी आएगी। तो हेंस हमारा जो टॉपिक है वो मनी है। अब आगे हम देखते हैं कि मनी कैसे एग्जिस्ट करती है। ये पैसा, मनी, ये लाया, ये कौन सी मूवी का है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं अभी हम। ये टेक माय मनी वाले भाई साहब हैं। अब डेफिनेशन में पहला आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को से कोई भी चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं या अदला बदली हो सकती है किसी भी चीज की पैसे देके। अब क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं जरूरत है मनी में। क्यों? क्योंकि अगर किसी को शीप चाहिए और किसी को एक एप्पल चाहिए तो एप्पल वाला बीच में पैसे दे देगा शीप वाले को, और शीप वाला पलट के पैसे दे देगा वापस फॉर एप्पल्स। तो जो अदला बदली हुई उसमें एक थर्ड पार्टी, ऐसा मान लीजिए थर्ड पार्टी आ गई जो बहुत फैसिलिटेट कर रही है उस एक्सचेंज को। तो उन्होंने ये पॉसिबल किया। अगला है मेजर या यूनिट ऑफ वैल्यू। अब इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा मानिए, एक बहुत ही इजी एग्जांपल में, कि एक कोई हम अभी देख रहे थे कि एक बंदा शीप लेके आया था या हैन लेके आया था, ऐसा मान लीजिए। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक इसको हैन देनी है और इसको राइस देना है। तो अब इसको इसकी वैल्यू पता चल गई है कि भाई ये दुनिया में कम है, राइस तो बहुत ज्यादा है। अगर काउंटेबल्स में भी देखें तो, अगर काउंटेबल्स में देखें तो हैन बहुत कम है रिलेटिवली और राइस की फसल ज्यादा है। तो इसे ये समझ में आ गया कि भाई यूनिट ऑफ वैल्यू होना जरूरी है। जो उसने मेंटल कैलकुलेशन किया था मनी की वजह से वो और पॉसिबल हो गया। कैसे पॉसिबल हो गया? कि अब वो हैन, वो बोलेगा मेरे को एटलीस्ट, अगर 100 रुपए की एक बोरी चावल था, वो बोलेगा मुझे तू 5 बोरी चावल दे तब मैं तेरे को एक हैन दूंगा। ये कैलकुलेशन किससे आया? ये आया मनी की वजह से। अगला क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। जो अंगूर वाले भाई साहब थे, अब अंगूर वाले भाई साहब क्या करेंगे? तुरंत बेच देंगे, पैसा अपने पास रख लेंगे। और क्योंकि पेपर नोट होते हैं तो इनको स्टोर करना भी आसान है। ऐसा तो नहीं है ना आपको कि 10 का नोट आपको रखने में कम मुश्किल है, और अगर 1000 का नोट है या 2000 का नोट है उसको आपको रखने में ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि सिर्फ साइज ही नोट का बदला है तो पेपर ही, तो आपको रखने में तो मुश्किल नहीं है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, जो वैसी स्टोर ऑफ वैल्यू की दिक्कत जो अंगूरों में आ रही थी वैसी मनी ने वापस ओवरकम कर दी। अगला क्या है? मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब इसमें क्या हो गया कि धीरे धीरे आज अगर आपकी फसल नहीं आई है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो विथ प्रोबेबली एक आलू उगाने वाला फार्मर है, वो एक डीलिंग कर लेगा कि आगे चल के मैं
मेरे जब लेज की कंपनी पेप्सिको से वो डीलिंग कर लेगा कि आज मेरा ये जो 3 एकड़ की फसल है, वो 3 एकड़ की फसल आपको बेचूंगा पेप्सिको को या लेज को, पर आज हम रेट डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 रुपए किलो या 1000 रुपए का 1 क्विंटल या जो भी रेट आज डिसाइड कर लेते हैं उस पे हम डीलिंग करेंगे। तो आगे की डीलिंग हो गई। वहां पे तो आगे की डीलिंग हम कर ही नहीं पा रहे थे, तो मनी ने क्या किया, अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट आगे चल के डीलिंग का भी फैसिलिटेशन किसने किया, मनी ने किया। अब मनी में आता क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो इंक्लूजन्स में आता है, एक तो कॉइन्स आते हैं जो सिक्के होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं जो आप हमेशा लेके चलते हैं, चेक्स भी होते हैं। अब चेक्स क्या होता है, चेक्स आपने अपने घर पे हो सकता है मम्मी या पापा को किसी को देते हुए देखा होगा। तो चेक्स एक पेपर करेंसी ही होती है, पर उसकी जो वैल्यू है इट इज नॉट एग्जैक्टली वो हर जगह नहीं चल जाएगा। आप किसी के लिए चेक जो बना के देते हैं वो ही इनकैश करा सकता है। और भी टाइप्स होते हैं चेक्स के, पर बेसिक लेवल पे आप ये समझिए कि चेक्स वही पेपर करेंसी में आप किसी को दे सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि वो किसी भी दुकान पे जाके उसको इनकैश कर सके। अब उसका लीगैलिटी में पढ़ लेंगे, वही जो चेक्स में आपको समझा रहा था वो लीगैलिटी में आ ही जाएगा। लीगैलिटी का क्या मतलब है, एक तो लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, फिएट तो एक गाड़ी आती थी, फिएट यहां पे गाड़ी नहीं है। फिएट ऐसा मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी भी चीज को बोल दिया कि ये मनी कहलाती है, इसका मतलब वो मनी आज से कहलाएगी उस कंट्री में। तो लीगल टेंडर मनी का भी मतलब फिएट मनी होता है। लीगल टेंडर मतलब लीगल कहीं भी आ जाए तो ऐसा मान लीजिए कि कागजी कार्यवाही से आया है वो लीगल टेंडर मनी, तो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया। आप देखिएगा नोट पे बीच में कहीं लिखा होगा आई प्रोमिस टू पे द बेयरर सम अमाउंट ऑफ मनी या 10 रुपीज ऐसा, तो वो किसने लिखा है और नीचे किसका साइन है, वहां पे आपके आरबीआई गवर्नर का साइन होगा। तो आरबीआई गवर्नर का साइन का मतलब गवर्नमेंट में उसको रिकॉग्निशन मिल गया कि ये निकला हुआ नोट से आप कुछ खरीद या बेच सकते हैं, तो लीगल टेंडर हो गया। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब है, लिमिटेड टेंडर मनी का मतलब यह है एक हद तक ही सब पे एप्लीकेबल होगा वो। क्या मतलब कि कॉइन्स हैं, अब आपका एक दिन दिमाग खराब हो गया और आप गए अपनी पहली कार लेने सिक्के लेके। अब इसकी शायद लिमिट 1000 है, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से इसकी लिमिट 1000 है। अगर 1000 से ज्यादा की चीज में आप सिक्के दे रहे हैं तो वो दुकानदार हो सकता है मना कर दे। आप 9 लाख की गाड़ी अगर सिक्कों में देंगे उसे और मैक्सिमम सिक्का 20 या 50 का आ रहा है जो जनरली सर्कुलेट हो रहा है, तो वो कितने सिक्के ले पाएगा ऐसे, उसके लिए तो वो आफत है। तो इसीलिए इसको लिमिटेड लीगल टेंडर माना गया है कि 1000 तक वो मान लेगा, पर 1000 के बाद वो मना कर सकता है कि भाई तुम मेरे को पेपर करेंसी दे दो। अनलिमिटेड वाले हो गए इसीलिए पेपर नोट्स की, इससे तुम कितना भी अमाउंट का कुछ भी खरीद सकते हो। पर कॉइन्स से ऐसा नहीं है कि कॉइन्स एप्लीकेबल नहीं है, एक जगह पे आप इकट्ठा इसको बहुत ज्यादा देंगे तो उसकी विलिंगनेस है। अभी एक केस बीच में हुआ था कि शायद सैमसंग या कोई कंपनी का केस हुआ था जिसमें सामने वाली कंपनी जो सेलर कंपनी थी उसने इसको डील करने से, इसके कॉन्ट्रैक्ट डील करने से मना कर दिया था। तो जो बायर कंपनी थी वो उसका सामान या उसके गुड्स उठाने गई वेयरहाउस से सिक्के के ट्रक्स लेके, काफी मनी हाइस्ट वाला सीन, पर बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं, वहां पे हो सकता है लीगल टेंडर लिमिटेड ना स्पेसिफाई किया होगा हो, इसीलिए बदला लेने के लिए कंपनी ने सामने वाली कंपनी को सिक्के में पेमेंट किया, बहुत मतलब बिलियंस का। अब अगला क्या है, नॉन लीगल टेंडर।
नॉन लीगल टेंडर मतलब चलता तो है पर सब पे एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या है, लिमिटेड तो था, पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम 10 रुपए दे रहे हो तो कोई सेलर मना कर सकता है। हो सकता है, आप ऐसा मानिए अगर 10 लाख की आपकी कार है तो 9,99,000 आखिरी के जो 1,000 रुपए है वो आप कॉइन से देना चाहते हो, तो वो मना नहीं कर सकता है कि भाई वो चेक से दे दिए तो इतना और दे दो। आप बोल सकते हो उसको कि आपको लेना पड़ेगा। पर नॉन लीगल टेंडर में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो सेलर, कोई भी सेलर इसको एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि ये इलीगल ही हो गया। नॉन लीगल का मतलब इलीगल से कंफ्यूज मत होइएगा। नॉन लीगल कैसे हो सकते हैं, एक चेक्स हो सकता है कि अब आपके पापा अगर या आपकी मम्मी कभी जाती है शोरूम में तो वो बोलती है ना कि चेक से पेमेंट कर दूं क्या, अभी मेरे पास कैश नहीं है। तो चेक्स हो सकता है सामने वाला बोले कि हाँ कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या हो सकता है काफी सेलर्स बोले कि नहीं नहीं मुझे मतलब आप चेक से मत करिए, आप सामने हमारा एटीएम है आप लेके आ जाइए। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, ये भी आप अगर बैंक में जाके बनवा की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट हमको बिल्कुल करना चाहिए, मैंने भी ऐसे ही सीखा था। बैंक में जाके बोलिए कि मेरे को ओवरड्राफ्ट बनवाना है, कुछ जितना भी 1,000 रुपए का बनवाना है, ऐसा कुछ भी आप जाके ट्राई करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ओवरड्राफ्ट दिखता कैसा है। अगला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है, ऐसा मानिए 3 लोग हैं, मैं पार्टी ए से कुछ डीलिंग कर रहा हूं, पार्टी ए पार्टी बी से भी डीलिंग कर रही है और मैं भी पार्टी बी से डीलिंग कर रहा हूं। हम तीनों में अलग अलग डील्स चल रही हैं। अब आखिरी डील में ऐसा आप मानिए कि मुझे ए को पैसे देने हैं 100 रुपए और ए को बी को पैसे देने हैं 200 रुपए, तो डायरेक्टली बी मुझे पैसे दे देगा 100 रुपए। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख के दे देते हैं। ये भी आप अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे कि एक्सचेंज करने के लिए हम नेट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि यार अल्टीमेटली तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम 3 का 100 रुपए में हो गया, नहीं तो फिर ये इसको देता, ये मेरे को देता, मैं इसको कुछ वो करता हूं तो मैं कुछ दूंगा। तो इस टाइप का जो सर्कल है उसको अपन शॉर्टन करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं।